Sir. Is my voice clear? Yes, sir. Yes, sir. My voice. Sir. आवाज आ रही है बेटा मेरी? आपकी Yes, आवाज sir, आ रही है। हेलो। Yes, sir. Yes, हाँ sir. बेटा मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. आपकी आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही मुझे? आकाश तुम बोल रही हो, आवाज क्यों नहीं सुन रही? हेलो। Yes, sir. जैसे देखो बेटा, लास्ट क्लास में मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा था कि हम जो कोई रिएक्शंस गिवन होती हैं एक दो, तो उनको जोड़ के या माइनस करके या किस टाइप से हम नई रिएक्शन का जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, बिकॉज एनर्जी जो है कंजर्वेशन मैटर है, कंजर्व होती है, तो एनर्जी अब आ रही है बेटा, अब आ रही है। जो एनर्जी जो है कंजर्व होती है, तो एनर्जी कंजर्व होती है, तो अगर आप दो रिएक्शन को ऐड करते हो तो एनर्जी भी बेटा ऐड कर दोगे उसकी। और अगर उसकी एनर्जी दो रिएक्शंस को माइनस करते हो तो एनर्जी माइनस हो जाएगी। किसी इक्वेशन को उल्टा करते हो तो साइन उसका अपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं देन जो है वही डिजिट उस रिएक्शन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा एनर्जी कंजर्वेशन में होता है बेटा। तो आज देखो कुछ स्पेसिफिक और इसी पॉइंट पर बात करते हैं और क्लियर करते हैं इस पॉइंट को, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस पॉइंट को। तो हम पार्टिकुलर कुछ रिएक्शंस यूज करते हैं। जैसे कुछ हम ऐसे केस लेते हैं, जैसे केस फर्स्ट स्पेशली हम कंबशन एनर्जी, जैसे केस फर्स्ट लेते हैं। कंबशन एंथैल्पी पर बात करते हैं। कंबशन एंथैल्पी, सपोज प्रॉब्लम से समझने की ट्राई करते हैं। आपके पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम में लिखा हुआ है इफ ऑन कंबशन if on combustion of 4 gram of H2 gas, H2 gas at 1 bar, देखो स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है 1 बार लिया जाता है, 1 ATM नहीं लेते, एंड 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। If on combustion of 4 gram of H2 gas at 1 bar and 25 degree Celsius, 420 इतना आपका किलो जूल हीट is evolved 420 kilojoule heat is evolved. Then standard formation enthalpy of delta F H naught of H2O liquid, ये निकालना है सपोज आपको। देखो बेटा, अगर कुछ कमी रह गई हो तो आज क्लियर कर लेना। तो इफ ऑन कंबशन, देखो कंबशन पर बेसिक मैंने अब दे दिया आपको, पहले जनरल पढ़ा, आप कंबशन कर रहे थे। 4 ग्राम ऑफ H2 गैस at 1 bar and 25 degree Celsius, 420 kilojoule heat is evolved, then delta formation of H2O liquid। तो कैसे सोल्व करोगे बेटा, आप कंबशन कर रहे हो ना, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? सर हाँ बोलो।
सर इसमें स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम रूम टेम्परेचर क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो अब पहले तो हम 273 केल्विन लेते थे ना। वो तो गैसियस स्टेट था, गैसियस स्टेट के लिए उतना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। वो जो गैसियस स्टेट के लिए जो आपने दिया था वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया था, इसलिए 273 केल्विन किया था। अब जो है वो चैप्टर हमारा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्म मतलब हीट की स्टडी कर रहे हो, और ये स्टडी जो होती है वो सारा इंजन बेस होता है। थर्मोडायनेमिक्स इंजन की स्टडी होती है, और इसको हम रूम टेम्परेचर पर लेते हैं, क्योंकि यूजफुल हमारे लिए रूम टेम्परेचर पर है, इसलिए हम 25 लेंगे बेटा। जब भी आप कोई सेल पढ़ोगे, जब भी कोई आप मतलब कोई भी फिजिक्स की टाइप की चीज पढ़ोगे, तो वो आपने यहाँ पर रूम टेम्परेचर लेना। तो इफ ऑन कंबशन ऑफ, सर और कंडीशन को फिर भी हम स्टैंडर्ड ही बोलेंगे। हाँ कंडीशन, क्योंकि ये तो हम एक्चुअली कंडीशन जो यहाँ पर है वो रूम टेम्परेचर वाली है थर्मोडायनेमिक्स में, और वहां पर जो बोलते थे वो क्या बोलते थे आप, गैसियस स्टेट। जब भी आए आपके पास, जब भी आपके पास गैसियस स्टेट वाला चैप्टर आए, तब कितना लेना है आपने टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस, एनटीपी एसटीपी पर 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो देखो बेटा, यहां पर हम कर रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम सपोज कंबशन कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस का, एक इंजन में हम हाइड्रोजन गैस को बर्न कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस, सबसे पहले तो आपको बेसिक इक्वेशन होना चाहिए ना बेटा। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, ये आपका रिएक्ट करेगा, H2 और O2 गैस रिएक्ट करके ये बनाएगा H2O। अब देखो फॉर्मेशन एंथैल्पी किसकी बनानी है बेटा आपको, H2O की। तो इसका 1 मोल, तो 1 मोल इसका लेकर के बेटा स्टडी करना है हमें। 1 मोल इसका लिख करके बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो 1 मोल इसका लिखेंगे तो 1H2 लिक्विड, तो बैलेंस करो, तो H2 तो 1H2 ही आ जाएगा। O2 है तो हाफ कर देंगे, हाफ O2 गैस। अब इसकी रिएक्शन एंथैल्पी निकालोगे बेटा, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास H2O लिक्विड है, माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा बेटा। रिएक्टेंट जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा H2 गैस प्लस सर हाफ, एक बार मुझे कंप्लीट होने दो बेटा, फिर आप अपने क्वेश्चन सर करना। क्वेश्चन में 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिवन है ना। कोई बात नहीं बेटा, चलने दो ना, अभी तो क्वेश्चन में वही तो कह रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दो, बाद में आना उस पॉइंट पर। तो हाफ H2 जो होगा, नोट आ गया आपके पास, हाफ H नोट किसका लोगे आप, ऑक्सीजन गैस का लोगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी आप लोगे O2 गैस की लोगे। तो अब डेटा बाद की बात करेंगे, पहले इक्वेशन तो बनाओगे ना। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2O ये हमको निकालना है। तो इसका मतलब इसमें जो 420 किलो जूल हीट जो दे रखा है, ये इवोल्व हो रहा है, 400 हीट इवोल्व दे रहा है। और फॉर्मेशन एंथैल्पी हमेशा कितने के लिए निकालते हो बेटा, 1 मोल के लिए। तो मैं इसका मतलब इस रिएक्शन का एंथैल्पी इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा ना दोनों, ये दोनों देखो जीरो हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी कैसी स्टेज है, कौन सी स्टेज है हाइड्रोजन गैस, एलिमेंटल मोस्ट अबंडेंट। एलिमेंटल मोस्ट अबंडेंट। तो इसके लिए भी जीरो होगा, और O2 गैस भी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंटल स्टेट है, इसके लिए भी कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2O के बराबर होगी। पॉइंट ये है कि जब भी आप फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालते हो तो इसका आंसर किसमें होना चाहिए, आंसर मस्ट बी, इसके लिए होना चाहिए बेटा, क्या बताया था, 1 मोल। फॉर्मेशन एंथैल्पी अगर किसका होता है तो पर मोल निकालते हैं या 1 मोल के लिए निकालते हैं। अब यहां पर देखो आप, ये 4 ग्राम एनर्जी का मतलब कितने मोल हुए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन फार्मूला वेट, नंबर ऑफ मोल। और आपको वेट दे रखा है 4 ग्राम, तो एन इज इक्वल टू जो है वेट आपका 4 ग्राम में, तो 4/2 मतलब कितने मोल हो गए, 4 ग्राम का मतलब 2 मोल हो गए। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखी है, ये तो 2 मोल की दे रखी है ना, 420, और वो भी कह रहा है इवोल्व हो रही है, 420 इवोल्व हो रही है। तो 420 इवोल्व हो रही है, हमें तो फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालना है, वो तो पर मोल चाहिए। तो यहाँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो लिखूंगा वो पर मोल की लिखूंगा मैं आपको, तभी तो फॉर्मेशन एंथैल्पी आएगी। तो मुझे कितना रखना पड़ेगा, ये तो 2 मोल कितनी आ रही है, 2 मोल बन रहा है आपका 420 किलो जूल। तो इसका मतलब आपको तो 1 मोल के लिए चाहिए,
ये 1 मोल हो गया आपका, तो 1 मोल कितना हो जाएगा 210 किलो जूल, और इवोल का मतलब बोल रहा है निकल रही है तो माइनस में आएगी, तो माइनस माइनस में आएगी। 210 किलो जूल पर मोल आपकी फॉर्मेशन एंथैल्पी। अब समझ गए बेटा मैं क्यों कह रहा था कि रुक जाओ? तो क्वेश्चंस पढ़ते ही पहले आप अपने जो अपने बेस हैं वो सारे क्लियर कर लेने ना पहले, फिर अपने आप ही क्वेश्चन तो सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। न्यूमेरिकल सोल्व करना एक आर्ट है। वो क्या आर्ट है कि उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले सारी क्लियर होनी चाहिए। तो उसने हमें कहा था कि इफ ऑन कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ H2 एट 1 बार एट 25 डिग्री सेल्सियस 420 किलो जूल हीट इज रिमूव। ये तो 4 ग्राम के लिए हो रही थी, और निकालना हमें फॉर्मेशन एंथैल्पी था वाटर का। तो वाटर का फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालना है तो रिएक्शन में वाटर के कितने मोल होने चाहिए बेटा? आंसर में ऑप्शन भी देखोगे तो पर मोल लिखना चाहिए। तो आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखा पर मोल H2O के लिए, फॉर्मेशन के लिए H2O का फॉर्मेशन किया 1 मोल का आपने, तो उसके लिए इक्वेशन लिखा। इक्वेशन लिख के आपने उस रिएक्शन में देखा कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आनी चाहिए वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर के लिए आनी चाहिए। बट वाटर का क्या होना चाहिए था? वाटर के पर मोल के लिए कैलकुलेशन लानी है आपको, जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखी थी 4 ग्राम H2 के लिए दे रखी थी। अब देखो वो मोल का पूरा पूरा यूज है, अब मोल क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन अटकेंगे आपकी। तो आपके देखो अगर वहां पर 4 ग्राम का मतलब 2 मोल की एनर्जी इतनी निकल रही थी 2 मोल के लिए, तो आपको जो नीचे इक्वेशन में कितने मोल के लिए रखना था वैल्यू बेटा एनर्जी का? 1 1 मोल के लिए। 1 मोल। तो इसलिए आपने आधा रख दिया, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी वाटर आ गई 2 माइनस मतलब निकलना 210 किलो जूल पर मोल। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट? तभी मैंने कहा था कि जो कुछ कमी पेशी रही हो तो आज क्लियर कर लेना। आज कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो उसमें देखते जाना, और साथ के साथ नोट जरूर किया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। जो खुद के रिकॉर्डिंग अलग बात है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वो अच्छी बात है, आप शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेते हो वो भी एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो उसको साथ के साथ सोल्व भी करने की ट्राई किया करो, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है बेटा। न्यूमेरिकल तभी सीखोगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल का आइडिया नहीं रहेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा रहेगा कि मुझे यूज क्या करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक फार्मूले में फिट नहीं होते। तो बिल्कुल ट्रेन कर और दूंगा अगर फिर आप। पहले बोलो। अगर हाँ। पहले 2 मोल हाइड्रोजन के हिसाब से रिएक्शन बना के करें तो उसमें हम्म 2H2O की आ जाएगी, फिर उसको 2 से डिवाइड करके 1 मोल H2O की आ जाएगी। वो भी ठीक है, लेकिन आपकी हमेशा हैबिट ऐसी होनी चाहिए ना कि जैसे मैंने बोला था कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन एंथैल्पी का रिएक्शन देना होता है, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी का रिएक्शन देखने के लिए हमेशा उसका कितना मोल लेके लिखते हैं? 1 मोल जैसे लेते मान हैं, हाँ। 1 मोल लेते हैं ना, इसलिए फिर क्या है कि अगर हैबिट में सही चीजें रखोगे तो हमेशा सही चीजें आती रहेंगी। भाई आपके दिमाग में ये भी ओके। तो रहना चाहिए ना कि फॉर्मेशन एंथैल्पी है किसी की तो उसका पर मोल का इक्वेशन हमें बनाना होता है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था बेटा, आपको ध्यान हो, मैंने आपको कहा था कि सपोज आपको लिखनी है यही प्रॉब्लम, मैं ऐसे लिख देता हूँ उससे आपके और क्लियर हो जाएगा। प्रोवाइड द करेक्ट रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर at 1 bar pressure and 298 केल्विन टेम्परेचर। अब 4 ऑप्शन आ गया आपको, जैसे मैंने बताया था। फर्स्ट ऑप्शन H एक्वस, OH नेगेटिव एक्वस और H2O लिक्विड। दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने आपको H2 गैस प्लस O2 गैस टू H2O लिक्विड। थर्ड ऑप्शन दिया था मैंने आपको H2 गैस हाफ O2 गैस। बहुत बारीकियां है ना, बहुत बेसिक सी चीजें है ना, यही तो मतलब कंपटीशन के लिए इसी चीज के लिए तो तैयार होना है। अदरवाइज तो सिर्फ स्कूल में जाते पढ़ के आ जाते हो जाता। लेकिन जब इतने लाख बच्चे बैठते हैं उसमें से अभी देखो कितना लाख बच्चा बैठा था एग्जाम में, आइडिया है ना? अभी नीट कितने बच्चों ने दिया था बेटा, है आइडिया? सर 16 लाख के आसपास। 16 Sir, लाख 16 lakhs.
अब 16 लाख में देखो सिलेक्शन कितनों का होता है बेटा, मेडिकल कॉलेज कितनों को मिलता है? 10,000। मतलब जनरल की 10,000, टोटल बात भी करें तो टोटल अप्रोक्सीमेट 25,000 तक है। 25, तो 16 लाख में 25 जो आपने 1000 के अंदर आना है 16 लाख में से, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना चीजें। तो ये बारीकी है बेटा, ये जो है बट एंड इफ है जो हमें क्लियर करने होते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मिस हो जाती हैं, पढ़ते तो सभी हैं लेकिन जो सभी इन चीजों को कवर कर लेता है वो फिर बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। जैसे एक मैंने दे दिया H2 गैस, हाफ O2 गैस और H2O गैस। अब है तो सारे ही फॉर्मेशन एंथैल्पी दिखा रहे हैं वाटर की बेटा, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे आ गया तो देख लो अब आप आंसर क्या सिलेक्ट करोगे। फॉर्मेशन ऑफ वाटर देना है, फॉर्मेशन एंथैल्पी वाटर की निकालनी है। थर्ड सर ऑप्शन। तीसरे वाला, थर्ड तीसरा ऑप्शन। थर्ड आएगा ना, थर्ड आएगा ना आपका, क्योंकि थर्ड में देखो एक तो वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, लिक्विड है, और 1 मोल लिया इसका, और इसको इसके एलिमेंटल फॉर्म से बनाया है। हाइड्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन की O2 गैस है। तो यही रीजन है कि ऊपर वाले क्वेश्चन पे आओ। अब आप जो मैंने ऊपर क्वेश्चन किया आपका, तो उसमें यही रीजन था कि मैंने आपकी हैबिट ही ऐसी बनाना चाहता हूं कि मिस्टेक आए ही नहीं। ये देखो इसी रिएक्शन को मैंने उसी फॉर्म में लिखा था, आप देख रहे हो आप, यस समझ सर। गए? यस ये सर। तो हम इवन आप 2 करके भी कर सकते थे ना, ये वाला भी, जैसे आप बोल रहे थे अभी कि सर इसको 2 करके बाद में हाफ कर लेते, तो ये करके भी कर सकते थे आप, है ना? यस सर। लेकिन मैंने इसको नहीं लिया, मैं क्योंकि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, बार बार वही एक ही चीज को बार बार करोगे, जो सही है उसी को बार बार करोगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगी, फिर कभी मिस्टेक ही नहीं होगा बेटा। क्लियर? यस सर। देखो ये चलते हैं अपना आगे। सपोज मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया, मैंने बोला एंथैल्पी ऑफ और थ्योरी से कुछ नहीं बनेगा बेटा, थ्योरी तो आसान सी होती है, बस एक डेफिनेशन याद करनी होती है। जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको वैरायटी पता लगेगी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एंथैल्पी ऑफ CH4 प्लस हाफ O2 CH3OH नेगेटिव, ये बेटा नेगेटिव आ रहा है। if enthalpy of combustion if enthalpy of combustion of CH4 and CH3OH and CH3OH are X and Y respectively. सपोज बेटा मैंने ये प्रॉब्लम दिया, देन विच रिलेशन इज करेक्ट, रिलेशन बता रहा हूं। ये दे दिया आपको X ग्रेटर देन Y, बी मैंने सपोज आपको दे दिया X लेस देन Y, सी दे दिया आपने X इज इक्वल टू Y, और डी ऑप्शन आ गया आपके पास सपोज X इक्वल या ग्रेटर, ये आ गया। तो सोचो बेटा निकालो क्या ऑप्शन हो सकता है। रिएक्शन लिख के सर निकालना ए। है, X ग्रेटर देन Y। एंथैल्पी ऑफ ये दिया आपने, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन और मेथेनॉल, ऊपर वाली इक्वेशन भी आपने दे रखी। मतलब आपके पास डेटा कुछ नहीं है, फिर भी आपको सिर्फ एक यहाँ से ट्रिक से सोल्व करना है। कैसे करोगे आप? तो कैसे किया बेटा आपने, ए कैसे लगाया, देखो बताओ जरा। सर मैंने तो सर सीधा सिंपल देखा कि मीथेन में जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो साथ ही साथ हीट भी रिलीज हो रही है जब मिथेनॉल बन रहा है, तो
हम्म तो मेरे को समझ में आ गया कि इसका मतलब तो यही होगा कि जब हीट कम हो रही है सिस्टम में से, जब प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के अंदर जो उसकी इंथैल्पी होगी वो कम होने वाली है, और रिएक्टेंट की जो इंथैल्पी है वो ज़्यादा होने वाली है। तो मैंने उससे हिसाब से कहा था अच्छा, उस हिसाब से निकाला आपने एंथैल्पी ऑफ, लेकिन यहाँ पर जो हीट थी बेटा वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन है और मेथेनॉल भी है। देखो जरा आप, अब उसने हमें बोला है पहले आप ये इसमें कैसे सोल्व करोगे, पहले आप कंबशन ऑफ मीथेन बनाओ आप, और मेथेनॉल बनाओ। ऊपर वाली तो कंबशन ऑफ मीथेन नहीं है ना बेटा, क्या है? सर। नहीं है सर। नहीं है। ये क्यों नहीं है बेटा, बता सकते हो? गुड, नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बताया, क्यों नहीं है? क्योंकि सर कंबशन में CO2 और H2O बनता है जब रिएक्शन यस, शुरू करते वेरी हैं। गुड बेटा, वेरी गुड। कि कंबशन का मतलब ये होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है या कोई भी चीज है उसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके ऑक्साइड बनने चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो वाटर बनना चाहिए, ऐसा तो बन नहीं रहा है। तो इसके हिसाब से हम क्या सोच सकते हैं फिर, हम ये पहले कंबशन देखते हैं कि इसका मतलब ये तो क्लियर है कि जब मीथेन का कंबशन करोगे आप तो आपका CO2 और H2O बनेगा। CH4 का कंबशन करोगे तो 2O2, 1 मोल CH4 का लेना पड़ेगा, कंबशन CH4 का कर रहे हो आप, और यहाँ आ जाएगा 1CO2 और यहाँ आ जाएगा 2H2, और साथ में एक एनर्जी निकलेगी क्योंकि कंबशन में हमेशा एनर्जी निकलती है। तो जो एनर्जी निकल रही है वो आपकी एक्स निकल रही है, सपोज डेल्टा H1 एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली कह रहा है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो भी है वो आपकी एनर्जी एक्स है, निकलने वाली है। और दूसरा इक्वेशन आप देख रहे हो, आपका मेथेनॉल है, तो 1 मोल मेथेनॉल का कंबशन करो। मेथेनॉल का फार्मूला दे रखा है आपको CH3OH, तो इसका भी बेटा कंबशन करो, मतलब O2 के साथ रिएक्ट कराओ, ये भी CO2 और H2O बनाएगा। अब CO2 और H2O बनाएगा तो इसको बैलेंस करो बेटा। CH3 है, एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया। हाइड्रोजन देखो 3 और 1 4 है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन भी 4 हो गए। अब रह गया ऑक्सीजन, इस साइड में टोटल ऑक्सीजन हो रहे हैं हमारे पास 2 और 2 4, इसमें से 1 तो यहाँ चला गया, तो इधर रह गए 3, तो 3/2 लिख दो इसको, 3/2। अगर इसका कंबशन कर रहा हूं तो फिर भी एनर्जी निकल रही है वाई, यहाँ एनर्जी आ रही है आपकी H2। और आपको एक चीज दे रहा है, कहता है अगर CH4 से डायरेक्ट मेथेनॉल बना लें, CH4 और O2 रिएक्ट करके हम मेथेनॉल बना लें, तो मेथेनॉल बना कैसे सकते हो बेटा? तो मेथेनॉल मतलब ये इक्वेशन बनानी है आपको, तीसरी इक्वेशन देखो ये है थर्ड, ये वाली ऊपर वाली, तो CH4 प्लस हाफ O2 CH3OH, ये बनानी है आपको। तो ये कैसे बनेगी सोच सकते हो बेटा? इसका सर मतलब इन दोनों इक्वेशन से वो वाली इक्वेशन बनानी है, तो माइनस कर दें, Yes, यस sir. सर। है ना, माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें ये इक्वेशन माइनस करोगे तो 1 CO में 2 में से 1 CO2 माइनस हो जाएगा, 0 2H2 से ये भी माइनस हो जाएगा। इधर 2O2 ऑक्सीजन है, इधर 3/2 का मतलब कितना है 1.5। तो देखो 1CH4 प्लस हाफ O2, इधर माइनस है, इधर जाके ये बन जाएगा CH3OH। अगर हम इसका मतलब पहले वाली में, जो पहले वाली वैल्यू x है, ये एनर्जी निकली थी, ये भी एनर्जी निकली थी। अब इन दोनों को हमने ऐड किया, माइनस किया, x में से y माइनस किया, तब भी निकल रही है, तब भी एनर्जी वो कह रहा है, कुछ एनर्जी वो कह रहा है ना, एंथैल्पी ऑफ इस रिएक्शन का नेगेटिव है, तब भी एनर्जी कुछ सपोज वो z निकल रही है, निकल रही है, तो एनर्जी आपकी निकलने वाली है, तो ज्यादा कौन सा हो गया इसका मतलब बेटा? तब एक्स। भी निकल रही है, x बड़ा हो गया ना, x इसका मतलब ग्रेटर देन y हो गया, तभी तो निकल रही है। सपोज मैं कहता फर्स्ट एनर्जी, कुछ भी मान लेता हूँ मैं, सपोज मैं कह देता कि इसका फर्स्ट वाली एनर्जी जो हुई वो 150 थी, 150 माइनस का मतलब निकल रही थी, 150 निकल रही थी, और दूसरे वाली इक्वेशन में मेरी 100 निकल रही थी एनर्जी। अब दोनों ऊपर वाली इक्वेशन में ये माइनस कर दिया तो तब भी कितनी एनर्जी निकलेगी?
माइनस कर दिया सपोज, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये वाला। तो 150 अभी भी तो 50 माइनस का मतलब निकल रही है, तो ये -50 तभी तो आ सकता है जब कौन सी वैल्यू ज्यादा हो मेरे पास, ऊपर एक्स वाली वाली वैल्यू ज्यादा हो। वन। तो x ग्रेटर देन 1 होगा तभी तो ये वाली एनर्जी z भी जो होगी वो निकलने वाली एनर्जी होगी। तो x ग्रेटर देन y, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव भी कर सर सकते हैं। हम्म। सर -100 ज्यादा है ना 150 से, -150 से। नहीं, यहाँ पर -100 का मतलब, माइनस का मतलब निकलना होता है, सर एक्सोथर्मिक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे हम। हाँ, मतलब इसको प्रैक्टिकली सोचोगे ना, माइनस का मतलब क्या, अगर मैं लिख दूं +150 कहीं पे, इस प्लस का मतलब क्या सोच रहे हो आप, इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एंडोथर्मिक, मतलब दे रहे हो, एब्जॉर्ब हो रही है, प्लस का मतलब एब्जॉर्ब हो रही है। और अगर मैं लिख दूं -150 तो इसका मतलब क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी की वैल्यू तो माइनस नहीं हो सकती ना, एनर्जी माइनस थोड़ी होती है यस एनर्जी की, सर, वो रिलीज हो तो रही है। हाँ, उसका साइन ये शो कर रहा है कि माइनस मतलब यहाँ पर रिलीज हो रही है बेटा। तो इसका यस। मतलब पहली पहली इक्वेशन में भी रिलीज हो रही है, दूसरी इक्वेशन में भी रिलीज हो रही है, और थर्ड इक्वेशन में भी रिलीज हो रही है। और हमें यस। ये जरूर करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड क्या करना है, आपको माइनस करना है। आप इक्वेशन जो थर्ड निकालना चाहते हो वो कैसे निकालना चाहते हो, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस करना चाहते हो, और ये क्लियर है कि इसका वैल्यू नेगेटिव में है, इसका वैल्यू भी नेगेटिव में है, और लास्ट भी निकालना नेगेटिव में, आपको वो भी निकालना है आपको। तो वो तभी हो सकता है ना जब इक्वेशन फर्स्ट की एनर्जी ज्यादा ग्रेटर होगी। देन, मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट का सेकंड यस। से, तभी तो जो मैग्नीट्यूड आएगा और वो माइनस में आएगा, माइनस का मतलब निकलना है। तो यहां से शो हो रहा है कि x ग्रेटर देन y, तो x ग्रेटर देन y, तो प्लस माइनस में माइनस एनर्जी कभी भी नहीं होती। माइनस, जैसे मैं कह दूं कि मेरी उम्र -20 हो रही है, तो एज तो कभी माइनस नहीं हो सकती ना। यहां माइनस का मतलब क्या होगा कि कम हो गई है मेरी एज, इतनी जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हो गई है, क्योंकि एज माइनस थोड़ी होती है, वो तो नंबर है, नंबर माइनस। इसी टाइप से एनर्जी कभी माइनस नहीं होती है। माइनस का मतलब होता है यहाँ पर, अगर माइनस में लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन एनर्जी, मतलब एक्सोथर्मिक। और प्लस का मतलब क्या होता है, इस लास्ट वाली क्लास में बताया था मैंने बेटा आपको, एंडोथर्मिक। प्लस एंडोथर्मिक। प्लस का मतलब एंडोथर्मिक, माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक। तो कंबशन रिएक्शन जितनी भी होती है, कंबशन वो तो क्लियर कट है कि उनमें एनर्जी रिलीज होती है। ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबशन में एनर्जी निकलती है, तभी तो फ्यूल डालते हो आप, हाइड्रोकार्बन डालते हो, कंबशन करते हो, गाड़ी चलती है। गाड़ी चलने का मतलब क्या है, एनर्जी निकली थी वही तो यूज कर रहा है वो। क्लियर बेटा, चलें आगे। यस सर। यस सर। अब मैं कंबशन पर एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ध्यान से करके आपने सोल्व करना। ये प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको, ये इक्वेशन दे दिया मैंने, C6H6, मतलब ये बेंजीन का फार्मूला है, ये लिक्विड होती है बेंजीन बेटा रूम टेम्परेचर पर। बैलेंस भी मैं दे देता हूं आपको, 15/2 O2 गैस, इसका कंबशन किया बेंजीन का आपने, तो कंबशन करने पर आपका वाटर H2O लिक्विड और प्लस 6CO2 गैस बन गया। और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H जो है वो आपको मिला -3264.4 किलो जूल पर मोल। ये डेटा दे रखा है बेटा आपको, ये इतना एनर्जी इवोल्व हो रही है। ये आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है द एनर्जी इवोल्व, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करना है बनाने का सभी ने। द एनर्जी इवोल्व व्हेन 7.8 ग्राम of benzene, 7.8 gram of benzene is burned in air will be। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा सोचो और बनाओ। सर क्या आंसर है? -356.4 किलो जूल पर मोल।
कुछ सर 10 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े, क्योंकि बेंजीन जो है, बेंजीन के 1 मोल की एनर्जी दे रखी है बेटा, 1 मोल में इतनी एनर्जी रिलीज होती है। बिल्कुल सही, देखो इस यस सर, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 माइनस से डिवाइड हो जाएगा, हाँ। क्योंकि 1 मोल जो बेंजीन होता है, 1 मोल बेंजीन C6H6 होता है, उसका वेट कितना होता है, 12 6 72 और 78 ग्राम होता है। 1 मोल का मतलब 78 ग्राम है। तो इसका मतलब सिंपल था ना कि अगर 78 ग्राम बेंजीन होता तो एनर्जी कितना मोल होता, माइनस 3264.4 किलो जूल पर मोल। एनर्जी इवोल्व होती कितनी, माइनस मतलब इवोल्व 3264.4, क्योंकि पर मोल की तो इतनी, देखो मोल का कितना यूज हो रहा है, और मोल वाला फार्मूला इसको क्लियर नहीं है, वो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा उसका। तो 1 मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन फार्मूला वेट। नंबर ऑफ मोल 1 ले रहे हो, वेट निकालना है आपको, और मोलर मास का 78 होता है, तो वेट इज इक्वल टू 78 ग्राम। तो 78 ग्राम बेंजीन में एनर्जी इतनी मोल हो रही है। आपको कितने के लिए चाहिए, अगर 1 ग्राम होता तो बेटा कितना आ जाता, यूनिटरी मेथड यूज करते ना आप, तो 3264.4 किलो जूल बाय 78। 70। और वो कितना कह रहा है आपको, 7.8। और जो होशियार बच्चा होगा वो तो साफ दिख ही रहा है, 78 को 7.8 करने का मतलब है 10 से डिवाइड करना है। वो तो इतना कुछ करेगा ही नहीं, वो तो सीधा ही, जैसे आपने मुझे आंसर दिया था, 78 इंटू 7.8। तो जो शार्प माइंड होगा वो सीधा ही पता लग रहा है कि मुझे सर 10 से डिवाइड करना है, 78 की बजाय 7.8 करना है, तो वो आंसर आपका सीधा दे देगा। माइनस मतलब निकलेगी 326.44 किलो जूल, 326.4 किलो जूल। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम को थोड़ा सा घुमा के दे, वो थोड़ा सा चेंज करके दे, तो ट्विस्ट करते हैं। देखो मैंने सपोज ऐसे क्वेश्चन दिया आपको, व्हेन a certain amount of when a certain amount when a certain amount of ethylene, इथाइलिन का फार्मूला दे देता हूं, C2H4 होता है बेटा, इथाइलिन C2H4 होता है, इथाइलिन was burned, तब क्या हुआ, 6226 किलो जूल हीट was evolved। अब आपने क्या किया इसके बाद, इफ heat of combustion of ethylene, if heat कह दो, एंथैल्पी कह दो, एक ही बात है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन, वो दे दी अपने को। सपोज हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन इज 1411 किलो जूल पर मोल, या कुछ दिया नहीं, सपोज ने ऐसे लिख दिया, इफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन इज 1411 किलो जूल, द वॉल्यूम ऑफ O2 at NTP entered into the reaction is, ये कैलकुलेट करना। कहता है when a certain amount of ethylene was burned, 6226 kilojoule heat was evolved. If heat of combustion of ethylene is 1411 kilojoule,
then volume of O2 at NTP entered into the reaction. आपको वॉल्यूम निकालना है एट एनटीपी, मतलब मोल कंसेप्ट भी अटैच हो गया और ये क्वेश्चन भी अटैच हो गया। तो सबसे पहले बात बेटा, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज है, मैंने बोला था क्वेश्चन में कुछ ट्विस्टिंग है इसमें। तो देखो सबसे पहली चीज क्या समझ आ रही है बेटा आपको, पहले क्या लिखोगे सबसे पहले आपको ये लाइन समझनी है। उसने क्या बोला है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन इज 411 किलो जूल। हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन, इसका मतलब ये तो पर मोल का हो गया ना। हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन है, इसका मतलब पर मोल जो होता है वो इथाइलिन में इतना एनर्जी यूज होता है पर मोल में। और टोटल एनर्जी कितनी यूज हो रही है बेटा, वो कितनी कह रहा है, उसने अमाउंट नहीं बताया आपको, नहीं केस आपका सोल्व होगा। उसने बोला था व्हेन इज सर्टेन अमाउंट इथाइलिन 602 किलोजूल हीट वाज इवोल्व। तो इसका मतलब अगर मुझे ये निकालना है कि कितने मोल है, ये इतनी हीट कितने मोल निकालेंगे, ऊपर वाली हीट निकालने के लिए देखना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा ना बेटा। 1 मोल होता है तो कितनी हीट आती है, 6226 किलो जूल। नहीं 6226 किलो जूल तो 1 मोल की थोड़ी ना बेटा, उसका तो अमाउंट पता नहीं हमें। अच्छा हाँ, तो उसने कह रहा है 1411 किलो जूल ये आएगा ना, जो हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन है ये 1 मोल के लिए होता है ना। हाँ सर, ये वाली चीज जो होती है ये आपकी 1 मोल के लिए होती है, 1411 किलो जूल। तो यहां से आप क्या देखोगे अब, सर 411 किलो जूल होता है तो कितने मोल होते हैं, किलो जूल है, देन 1 मोल। डिवाइड बाय, यहां दोगे 1 मोल इथाइलिन C2H4। अब उसकी बजाय अगर कितनी एनर्जी लेनी है आपने, 6 किलो जूल हीट हो रहा है, तो कितने हो जाएंगे 1411 मल्टीप्लाई बाय 6226। तो देख लो अभी कितने पे जा रहा है, अप्रोक्सीमेट निकाल लो कितने से डिवाइड होगा ये 6000 है, ये 4.4 4.4 पे जा रहा है। तो अगर हमारे पास 4 भी ले लें कितना होगा, 4 1 4 4 4 4 16 56, हाँ इससे ज्यादा जा रहा है। 5 से लेंगे तो 70 पे चला जाएगा ना। तो अप्रोक्सीमेट ले लें, अप्रोक्सीमेट डिवाइड करके देख लो तो 4.5 मोल आ गया सपोज। अब देखो, अब आप क्या करो, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए था। अब इसके ऑक्सीजन के लिए हम इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, देखो C2H4 की, C2H4 C2H4 है आपका इथाइलिन का आपने क्या करना है, कंबशन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा बर्न करोगे, बर्न करके बनाओगे CO2 और H2O। पहले तो 1 मोल के लिए बना लो आप CO2 और H2O। तो C2H4 को बैलेंस करो, कितना ऑक्सीजन लग रहा है पता लगाओ। 1 C2H4 के लिए ऑक्सीजन का पता लगाना है आपने, तो कार्बन 2, देन आ गया 2 कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ये 4 हो गया, ये 2 to the 4 और 2 6, ये 3 हो गया। तो जितना मोल आपका देखो इथेन है, तो ऑक्सीजन उसका कितना टाइम्स लग रहा है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। तो वॉल्यूम, हाँ तो आपका जो भी है वो उसका 3 टाइम लगेगा। ये 1 लग रहा है, तो अगर 1 मोल लेते हैं C2H4 तो ऑक्सीजन कितनी लगेगी आपकी, 3 मोल। 3 मोल O2। और 1 की बजाय ये आप लेना चाहते हो कितने मोल, 4.5। अप्रोक्सीमेट 4.5 मोल C2H4 लेना चाहते हो, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 4.5 इंटू 13.5। 3 मोल O2। तो 4.5 इंटू 3, तो आप इसको सोल्व कर लो आप बेटा, 5 3 15, 4 3 12, कितना है 13.5 मोल O2। तो पहले तो हमने ये पता किया कि अगर हमारे पास 1 मोल इथाइलिन होती है तो इतनी एनर्जी रिलीज करता है, और इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसके मोल हो गए 4.5। फिर आपने बैलेंस इक्वेशन से पता किया कि इथाइलिन का 1 मोल होगा तो ऑक्सीजन का उसके लिए 3 मोल यूज होगा।
तो जितने इथाइलिन के मोल यूज करोगे उसका 3 टाइम्स आपके मोल ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं। तो बिकॉज आपका इथाइलिन 4.5 मोल यूज हो रहे थे, तो 4.5 इंटू 3 मोल ऑक्सीजन यूज हुआ। अभी ये तो मोल आया, लेकिन वो क्या पूछना चाहता था बेटा? वॉल्यूम। तो याद है फार्मूला वॉल्यूम वाला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। हाँ, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 3 by 24.22. एट एनटीपी पर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू जो मोल आए हैं उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ मोल आपके ऑक्सीजन के आ गए। गैस है ऑक्सीजन 13.5 इंटू 22.4 लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। यहां से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो सोल्व करने पर आप देख लो कितना आएगा, 13 है, 22 है, 302.4। सर 300 अप्रोक्स आ जाएगा। अप्रोक्स 300 आ रहा है, और लीटर में आएगा ना, ये भी ध्यान रखना, मिलीलीटर है या लीटर। देखो ट्विस्ट करके अगर क्वेश्चन देता है तो मैक्सिमम इस लेवल पर आपका क्वेश्चन ले जा सकता है। वो 2-3 इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है और आपको जो है एक दूसरे से क्रॉस करके करना है बेटा। तो आपको पहले बताया गया कि एक सर्टेन अमाउंट, मतलब अमाउंट नहीं बताया गया, इथाइलिन को जब बर्न किया तो 2 to 6 किलो जूल हीट बाहर निकला, और हीट ऑफ कंबशन इथाइलिन का इतना है। तो ये हमें यहां से हमें मोल पता लग गया, सीधा ही पता लग गया कि भाई अगर 1411 किलो जूल हीट निकलता तो 1 मोल होता, 600 हो रहा है, तो इसका मतलब हम यूनिटरी मेथड लगा के भी कर लिया, या सीधा भी कह सकते हो 6 को 1/4 से डिवाइड कर सकते हो डायरेक्ट ऐसे। तो यहां से मोल आ गई। फिर हमने बैलेंस इक्वेशन लिख के देख लिया कि पर मोल C2H4 के लिए ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, तो ऑक्सीजन उसका 3 टाइम यूज हो रहा है। तो हमें टोटल जो मोल यूज करने थे इथाइलिन के वो 4.5 यूज करने थे, तो 4.3 मोल O2 आ गया, तो 13.5 मोल O2 आ गया। अब हमें मोल नहीं निकालने थे, हमसे एग्जाम में जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था वो वॉल्यूम पूछ रहा था, तो मोल हटा के 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहीं भी सोल्व हो जाएगा। 13.5 जब सीखते जाओगे तो बाद में शॉर्टकट लगते जाएंगे। 13.5 इंटू 22.4। क्लियर? ये बेटा देखो मैंने कुछ आपको क्वेश्चन कंबशन बेस्ड दिखाए। कंबशन मतलब एंथैल्पी रिएक्शन की निकाली, लेकिन वो रिएक्शन जो था आपका वो कंबशन रिएक्शन। अब हम लेते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एक पॉइंट लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन समझते हो बेटा? न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? सर एसिड बेस जब मिलते हैं। हाँ, अभी तक आप जो याद करते आए थे, आपने क्या याद किया था बेटा कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो हम उससे क्या सॉल्ट बनाते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब देखो थोड़ा नए तरीके से याद करना है आपने। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है, तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे। अब 11th क्लास में ऐसे डिफाइन करेंगे न्यूट्रलाइजेशन जब भी होगा, तो बोलोगे H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड react with OH नेगेटिव आयन ऑफ बेस, क्योंकि एसिड बेटा H पॉजिटिव आयन देता है और OH नेगेटिव आयन बेस देता है। H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड रिएक्ट विद OH नेगेटिव आयन ऑफ बेस टू फॉर्म वाटर। और आपको पता है ना वाटर न्यूट्रल होता है, टू फॉर्म वाटर, HOH न्यूट्रल होता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देखो नहीं है। तो H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड रिएक्ट विद OH नेगेटिव आयन ऑफ बेस टू फॉर्म वाटर। This reaction is known as neutralization. This reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन। क्यों क्यों न्यूट्रलाइजेशन बोला, समझ आई बेटा बात? क्योंकि सॉल्ट जरूरी नहीं हमेशा न्यूट्रल हो। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। कैसे? एग्जांपल देखो, सिंपलेस्ट एग्जांपल भी उठाएं अपने तो HCl, सभी को पता है HCl एक एसिड है। HCl का रिएक्शन कराओ बेटा बेस से, जैसे बेस एक सिंपल सा बेस लो जो सभी जानते हो आप,
NaOH। जब आप रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है बेटा, दोनों का NaCl रिएक्शन plus कराते H2O। हैं, NaCl प्लस H2O। एक्चुअली में ये सारी की सारी रिएक्शन आपकी एक्वस सॉल्यूशन में होती है। AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन। NaCl तो पानी में डिजोल्व हो जाएगा, H2O बन जाएगा, लिक्विड होता है, H2 तो है ही aqueous। तो इसमें आपने कभी ध्यान दिया कि NaCl एक सॉल्ट है। NaCl क्या है बेटा, सॉल्ट है। लेकिन ये जो सॉल्ट है NaCl, इस सॉल्ट में देखो उसके साथ आपका ध्यान सिर्फ सॉल्ट पर जाता है, अब आपका वाटर पर ध्यान देना चाहिए। इस वाटर को किसने बनाया बेटा, ध्यान दिया आपने, इस वाटर में HCl ने क्या प्रोवाइड किया, H+। आप इसको अगर आप, है ना, इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा ना बेटा तरीका ये। देखो इसको आपने जो है इसको ऐसे लिखते आप HOH, वाटर के लिखने का ज्यादा बेस्ट तरीका होता है हमारा। इससे हमें क्या क्लियर होता है कि यहां से देखो आप जो H पॉजिटिव है वो जो वाटर में गया H पॉजिटिव वो ये है। तो वाटर के अंदर H पॉजिटिव किससे आया बेटा, और OH एसिड के नेगेटिव, H+ से, और OH नेगेटिव आयन देखो किससे आया, बेस से। तो वाटर में जो H और OH है वो किससे बना है, तो यही रिएक्शन, यही तो डेफिनेशन दिया मैंने, क्या बोला मैंने, H पॉजिटिव ऑफ एसिड रिएक्ट विद OH नेगेटिव आयन ऑफ बेस टू फॉर्म वाटर, और वाटर न्यूट्रल होता है, सो दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी बोल सकते हो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, वो भी ठीक है। और जब भी बेटा एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हीट निकलेगी, या साथ में वापस अगेन क्या होती है, हीट रिलीज होती है। ये जो हीट रिलीज होती है इसी को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हुआ, The heat released when acid react with base। यस, हीट रिलीज ऑन रिएक्शन ऑफ acid and base to form salt and water। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं बेटा, तो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, तो उसमें हीट निकलेगी। आप ये प्रैक्टिकल जो है इवन आपके 10th क्लास में भी केमिकल इक्वेशन पहला चैप्टर था उसमें ये रिएक्शन दी हुई थी, प्रैक्टिकल भी बताया गया था। तो एक एसिड और बेस को मिला के देखो, किसी ग्लास में डाल दो आप, पानी लेके ग्लास में, पानी के अंदर थोड़ा एसिड थोड़ा बेस मिला हुआ, मिला के आप फिर ग्लास को टच करके देखना तो आपको गर्म लगने लगेगा। इसका मतलब वो जो है वहां हीट निकल रही है, हीट बन रही है, वहां पर केमिकल से हीट निकलती है। जो ये हीट होती है, हीट रिलीज्ड ऑन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज एंथैल्पी, या हीट कह दो, एंथैल्पी कह दो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो उस एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब पॉइंट आता है बेटा इसकी कैलकुलेशन का, जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो उसको हम एंथैल्पी ऑफ हीट जो रिलीज होता है उसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जो एसिड और बेस होते हैं, एक जनरल में आपको कैटेगरी बताता हूं, जब भी आप एसिड और बेस का यूज करते हो तो इसमें एक ध्यान रखना आप कि जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, नॉलेज क्लाउड में दे देता हूं ये पॉइंट आपके पास, जैसे ये पीरियोडिक टेबल, देखो इस पीरियोडिक टेबल में आपने देखा था मोस्ट ऑफ जो होती है वो मेटल होती है, और बहुत कम आपके पास क्या होती है बेटा, नॉन मेटल। नॉन मेटल। जनरली आप जितने भी मेटल देखोगे, तो जितने भी इधर चलते जाओगे आप, जितने भी मेटल के बेस होंगे, इधर यहाँ पर एल्कली मेटल थे, तो जितने भी जो मेटल वो भी इधर वाली एल्कली मेटल वाली, तो एल्कली या ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड के जो आपके पास ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड जो मेटल है, इनके जो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड मेटल, वो आपकी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, वो आपकी कैटेगरी में आएंगे स्ट्रॉन्ग बेस में। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में जितना इधर चलते जाओगे वो जो बेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, और इधर आते जाओगे तो यहां वाले जो बेस होंगे वो वीक बेस होंगे।
अब जैसे देखो, जैसे एज एग्जांपल बेस की बात करते हैं अपने, बेस, जैसे मैं आपसे पूछूं NaOH, तो इसको कौन सा बेस लोगे बेटा? स्ट्रॉन्ग लोगे या वीक लोगे इसको? स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH ये स्ट्रॉन्ग किसका बेस। है देखो, क्यों देखो बिकॉज ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वालों में आ रहा है। NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके के अगर आपको बेस दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये सारे बेस कौन से वाले हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले स्ट्रॉन्ग बेस, बाकी कोई बेस आएगा तो वो वीक बेस होगा। जैसे मान लो मैं कह दूं जिंक हाइड्रोक्साइड, अब जिंक तो पीरियोडिक टेबल में इधर कहीं आ गया ना जिंक, तो इस ग्रुप का तो नहीं है ना, फर्स्ट और सेकंड का तो नहीं है बेटा। वीक बेस। फर्स्ट और सेकंड में नहीं आएंगे तो बाकी सारे हम इधर चलते जाएंगे तो वीक बेस हो जाएंगे। जैसे आयरन वाला ले लो आप, Fe, मैं कह दूं Fe हाइड्रोक्साइड, तो ट्रांजिशन मेटल वाले बेस आएंगे तो भी वो वीक बेस होंगे। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, इवन चलता चलता इधर नाइट्रोजन वाला ले लूं मैं, जैसे NH4OH, या जिसको अमोनिया भी बोल देते हो आप, अमोनिया वाटर के साथ होता तो NH4, देखो नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन तो नॉन मेटल में आ गया। तो नॉन मेटल के या ट्रांजिशन मेटल के जो बेस आएंगे उस बेस को कौन सी कैटेगरी में रखोगे बेटा? वीक बेस। वीक बेस। तो जर्नल आइडिया याद रखना है आपने कि आप किनको स्ट्रॉन्ग बेस लोगे और किनको वीक बेस लोगे, एक जर्नल बस जस्ट आइडिया। तो आपके जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप मेटल वाले जो बेस होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में जनरली आते हैं, और बाकी जितने बेस होते हैं वो आपके वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। यही बात अगर हम एसिड के लिए देखें तो बिल्कुल उल्टा होगा बेटा। अगर आप यही चीज एसिड के लिए अप्लाई करोगे तो इधर चलते जाओगे तो इधर वाले होंगे, जितना इधर चलते जाओगे और इधर से भी इधर चलते जाओगे, यहां आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। बेस का बिल्कुल उल्टा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। और जितना इधर चलते जाओगे, जैसे इवन यहां पर कार्बन आ जाए आपके पास, जैसे होता है ना बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन से भी इधर जितने भी होंगे कार्बन वाले भी चाहे हो, वो सारे आपके वीक एसिड होंगे, वीक एसिड। तो आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में देखो क्या क्या आ सकता है। सपोज हम देखें स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बेटा देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे आप लोगे, अगर अकेला सल्फर है तो वीक होगा, लेकिन सल्फर के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो स्ट्रॉन्ग होगा। या आपका कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए, जैसे HCl, HNO3, नाइट्रोजन आ गया देखो, या Cl आ गया, HCl, HNO3, H2SO4, सल्फर आ गया, लेकिन ऑक्सीजन के साथ, सल्फर अकेला नहीं होना चाहिए, सल्फर ऑक्सीजन के साथ आ जाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ जाए, हेलोजन अकेला आ जाए, तब भी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में आएंगे HCl, HNO3, H2SO4। देखो वीक एसिड जैसे H2S, एसिटिक एसिड। H2S, कार्बन वाले तो वीक है ही बेटा। और देखो देखो एस, यहां पर वीक एसिड क्यों आया H2S बेटा? सल्फर तो है, लेकिन सल्फर के साथ क्या नहीं है यहाँ पर? ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है। सल्फर के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो ये वीक एसिड हो गया। जैसे HCN, अब देखो नाइट्रोजन तो है, देख रहे हो, नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। अगर सल्फर और नाइट्रोजन है उनके साथ ऑक्सीजन नहीं है तो वीक हो जाएंगे। तो वीक एसिड, कार्बन वाले सारे वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड CH3CH, CH3CH, कार्बन वाले जितने भी एसिड होंगे जिसमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रुप, ये COH ग्रुप देखो तो वो सारे ही जनरली वीक एसिड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड एक आइडिया याद रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस एक आइडिया याद रखना है। ये आइडिया क्यों याद रखना है बेटा? कि इस केस में क्या होता है कि जब भी हम केस बनते हैं आपके, नॉलेज क्लाउड के बाद वापस अपने पॉइंट पर आते हैं, हमें तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करना था। जब भी देखो आप, नोट नंबर 1, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो फिक्स अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, enthalpy of
न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये फिक्स है बेटा। स्ट्रॉन्ग बेस इज माइनस मतलब निकलेगी 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विलेंट, 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विलेंट। आपको याद करने के हिसाब से भी इक्विलेंट अगर आपकी जबान पे नहीं चढ़ता है तो आप ये याद कर सकते हो, पर फॉर्मेशन ऑफ पर मोल ऑफ वाटर, पर मोल ऑफ वाटर, इक्वेशन से चेक कर लेना। अगर वाटर का, क्योंकि हमारा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस तो यही है ना, यू नो व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, H पॉजिटिव ऑफ एसिड रिएक्ट विद द OH नेगेटिव ऑफ बेस टू फॉर्म वाटर, और पर मोल ऑफ वाटर जहां भी बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, तो इतनी एनर्जी 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। अगर आप कैलोरी में देते हो तो इतना आएगा, अगर आप 13.7 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है, तो किलो जूल निकालोगे तो फिर वो इतना आएगा। ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो 50 जो है आपका 57 के आसपास, 57.8 के आसपास आपका ये आंसर आ सकता है। देख लो आप 14 पॉइंट इतना, तो ये जो वैल्यू आएगी वो किलो जूल में है, और किलो कैलोरी में 13.7 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो 13.7 किलो कैलोरी पर मोल आपका एनर्जी। तो कैसे, जैसे देखो एग्जाम्पल, HCl और NaOH रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, HCl और NaOH, तो मिलके क्या बनाएंगे, अभी रिएक्शन दिया था, क्या बना था बेटा, NaCl प्लस H2O प्लस H2O मतलब HOH। तो कितना, देखो HCl कैसा एसिड है, मैं क्या Strong करूंगा, जब भी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लूंगा बेटा तो उसको मैं किससे लिखूंगा, SA से, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे, और स्ट्रॉन्ग बेस लिखूंगा तो उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, SB, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब SB। तो यू नो HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH इज द स्ट्रॉन्ग बेस। जब अभी मैंने पॉइंट नोट दिया कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कितना एनर्जी निकलेगा, 13.7 किलो कैलोरी। हाँ, लेकिन कब, वाटर के पर मोल पर। तो इसमें देखो वाटर कितना बन रहा है, तो प्लस कर 1 दो, मोल 1 है तो 13.7 इंटू 1 कर दो, इतना किलो कैलोरी आ जाएगा, हीट रिलीज होगी। इक्वेशन में दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे, अलग से दिखाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी में माइनस दिखाओगे, माइनस का निकलेगी, कितनी एनर्जी निकलेगी इसमें, 13.7 किलो। सपोज मैं आपको H2SO4 दे दूं, H2SO4 भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा। सपोज हम क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड दूसरा ले लेते हैं, क्या लेते हैं अपने, H2SO4, H2SO4 का बेटा NaOH से रिएक्शन करवाते हैं। अब ध्यान दो, कितने H देगा H2SO4 वाटर बनाने के लिए, 2। तो OH भी तो 2 चाहिए मुझे। यस सर। प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस 2H2O। OH, लेकिन कितने HOH बन जाएंगे, 2। अब देखो H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो प्लस एनर्जी कितनी लिखूंगा, 13.7 इंटू 2 माइनस 27.4 किलो कैलोरी। तो आप ऐसे पूछा जाएगा इसका न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी कितना आया, तो पर मोल वाटर पे जितना बनता है बाकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का मतलब निकलना 13.7 इंटू 2 किलो कैलोरी। क्लियर है बेटा, किसी को कोई डाउट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करके पर मोल वाटर पर 13.7 किलो कैलोरी न्यूट्रलाइजेशन की निकालेगा, इतनी हीट बाहर निकलेगी पर मोल वाटर को। जितने मोल आपको दिख रहे हैं वाटर के, उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, उतनी एनर्जी रिलीज होती जाएगी। क्लियर, किसी को कोई डाउट, लेकिन याद रखना है ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केसेस में आपने ऐसे सोल्व करना है। चले बेटा आगे चले,
यस सर सर। इसी रिएक्शन में अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर होती तो फिर हम -13.7 किलो कैलोरी लिखते हैं। बेटा फॉर्मेशन एंथैल्पी तो ये रिएक्शन ही नहीं होता ना। फॉर्मेशन एंथैल्पी वाटर बनाते तो ये रिएक्शन थोड़ी लिखते फिर हम। वो तो H2 और हाँ O2 1 से मोल बनाते ना वाटर। करके लिखते हैं। 1 मोल तो लिखते हैं, लेकिन उसके रिएक्टेंट ये थोड़ी होते H2SO4 या NaOH। वो तो H2 और O2 लिखते ना वो। समझ रहे हो बात? जो आपने क्वेश्चन किया वो बात समझ रहे अच्छा हो? हाँ हाँ एलिमेंटल वो स्टेबल वाले फॉर्म, फॉर्म से। हाँ हाँ बेटा उससे बनाते हाँ तब आती सॉरी ना सर वो तो फॉर्मेशन। मैं भूल ही गई। हाँ वो फॉर्मेशन एंथैल्पी तो वहां से बनता ना। इसका मतलब ये फॉर्मेशन एंथैल्पी वाली रिएक्शन नहीं है, ये तो नहीं है। एसिड बेस से बन रहा है वाटर। क्लियर? यस सर। अब देखो, मान लेते हैं कोई भी वीक हो, एक एक हो, दोनों हो, कोई भी एसिड या बेस में से वीक आ जाए, तो आपकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 नहीं आएगी, उससे कम आएगी। तो नोट नंबर 2, इन प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस और बोथ और वीक बोथ इन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। मान लो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में ऐसी रिएक्शन बनाते हो जिसमें एसिड या बेस कोई वीक लेते हो, इन प्रेजेंस ऑफ या तो एसिड वीक है या बेस वीक है या दोनों भी वीक है, इन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is less than 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। मतलब पर मोल वाटर पर जितनी एनर्जी 13.7 निकलनी चाहिए थी उतनी नहीं निकलेगी, उससे कम निकलेगी, लेस निकलेगी, बिकॉज some amount of energy, because some amount of energy is used to ionize weak acid और बेस। जो वीक एसिड या बेस है उसके लिए कुछ अमाउंट उसको आयनाइज करना, क्योंकि आयन बनाएगा तभी तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन रिएक्ट करेंगे। तो कुछ एनर्जी जो होगी उसके आयोनाइजेशन में खर्च हो जाएगी। तो इसके लिए क्या कैसे करोगे फिर आप देखो, अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी अब निकालना है तो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी इजिकल टू कितना होना चाहिए था, माइनस, मतलब निकलना चाहिए था कितनी एनर्जी बेटा, 13.7 इंटू जितने नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल हो, किलो कैलोरी, इतना निकलना चाहिए था। लेकिन कुछ जो एनर्जी होगा, जो आपका जो कुछ एनर्जी है वो आपका यूज हो जाएगा, प्लस, उसको प्लस कर दोगे। यूज होना प्लस होता है, निकलना माइनस होता है प्लस। कौन सी एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज टू आयोनाइज, तो इसको आप बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वीक एसिड और बेस। तो इसको आप डेल्टा एच आयोनाइज ऐसे लिख दो, डेल्टा एच आयोनाइज। अब वो जितना दे रखा होगा उतना हम यूज कर लेंगे। तो देखो अब ओवरऑल जो निकलने वाली एनर्जी में तो कुछ ये लग जाएगी, तो ये आंसर तो 13.7 नहीं आएगा ना माइनस वाला। ये कितना आएगा आपका 13.7 से, मतलब न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो लेस देन 13.7 किलो कैलोरी रहेगा। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो और पर मोल वाटर बनता है तो आपकी फिक्स एनर्जी है बेटा, वो तो निकलेगी 13.7 किलो कैलोरी। लेकिन अगर आपने कोई भी वीक ले लिया तो कुछ एनर्जी उस वीक को आयोनाइज करने में लग जाएगी, तो निकलने वाली एनर्जी का अमाउंट कम रह जाएगा 13.7 से। तो 13.7 से एनर्जी कम रह जाती है। सर तो वीक के केसेस में न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कैसे करोगे, तो मैंने फार्मूला लिख दिया देखो,
माइनस का मतलब निकलना, कितनी 13.7, किस पर, 1 मोल वाटर पर, जितने मोल वाटर हो उससे मल्टीप्लाई कर देना और आयोनाइजेशन एनर्जी आपको गिवन होगी। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे ये वीक एसिड और वीक बेस है तो उन्हें आयोनाइज करना आसान होना चाहिए ना, नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि वीक का मतलब होता है जो वाटर में कम आयोनाइज होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, उल्टा होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का केस का मतलब बॉन्ड नहीं है यहाँ स्ट्रॉन्ग बेटा, यहाँ स्ट्रॉन्ग का मतलब है H पॉजिटिव आयन कौन ज्यादा देगा, तो ओके जो सर। जल्दी आयोनाइज होगा वो ज्यादा देगा ना, इसलिए हमें उल्टा होता है। ठीक है। आ- आपको आयन बना बेटा, आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड का H पॉजिटिव आयन बेस के OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा ना, तो वो जब यस। कोई छोड़, जब अपना H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन छोड़ेगा तभी तो रिएक्ट करेगा। जो तो वीक एसिड है वो अपना H पॉजिटिव आयन छोड़ना नहीं चाहता, वो छोड़ नहीं रहा है, तो उसको छुड़ाने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो वीक एसिड को का H पॉजिटिव निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हो आप, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन, मतलब उसका आयन बना। जैसे मान लो वीक एसिड है एसिटिक एसिड, अब वीक एसिड ये अपना H दे ही नहीं रहा है, तो इसको तोड़ने के लिए आपकी एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी दोगे तब जाके ये क्या बनाएगा, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव जाके फिर OH नेगेटिव से रिएक्ट करके वाटर बनाएगा। तो इस H को निकालने के लिए वीक में उल्टा एनर्जी देनी पड़ती है। जो ये एनर्जी देते हो इसी को क्या बोलोगे, क्योंकि आयन बना रहे हो ना ये देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस एनर्जी को क्या बोलोगे आप, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर अब। यस सर। तो वीक वाले में कुछ एनर्जी आपकी खर्च होगी। अब आपको क्या होगा कि क्वेश्चन देख करके डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज मैं एक प्रॉब्लम देता हूं, देखो आपको और क्लियर हो जाएगा इससे। मैंने प्रॉब्लम दिया, हीट ऑफ, नहीं दे रखा हो तो, दे रखा हो तो वही चीज यूज कर लिया करो, नहीं दे रखा हो तो हम लिख लिया करेंगे द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl by NaOH, heat of neutralization of HCl by NaOH is minus 55.9 kilojoule per mole. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl and NaOH इतना दे रखा है, ये क्वेश्चन दे दिया, दे दिया डेटा। if the heat of neutralization, if the heat of neutralization of HCl, HCl की जगह मैंने HCl ले लिया, HCl is minus 12.1 kilojoule per mole. The energy of dissociation of HCl is, ये क्वेश्चन दे दिया बेटा हमें। अब देखो पहले क्या दे रखा है, पहली लाइन पढ़ो क्या दिया हुआ है बेटा, सर माइनस 43.8 किलो जूल। देखो वो क्वेश्चन है बेटा, HCl क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने क्यों लिया, क्वेश्चन वाले ने दिया। तो इसमें देखो क्वेश्चन, यही तो समझना है क्वेश्चन क्या है, द हीट ऑफ, हाँ बेटा HCl दिया है, एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन बना दिया, ये क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने। तो द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl और NaOH पहली लाइन लिखी उसने, आपने सॉल्यूशन किया इसका, तो पहली लाइन में HCl कैसा एसिड है बेटा, HCl कौन सी कैटेगरी लाओगे इसकी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH कैसा बेस है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब ये डेटा तो उसने दे दिया हमें कि अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब की बार 13.7 लेने की जरूरत नहीं है आपको, जो उसने दिया है वो लो कि HCl प्लस NaOH रिएक्ट करते हैं, वो कह रहा है रिएक्ट करके NaCl प्लस वाटर बनाएंगे, पर मोल वाटर फॉर्मेशन पर वो कहता है इतनी एनर्जी निकल रही है, प्लस 55.9 किलो जूल 1 मोल वाटर के लिए ये डेटा दे दिया। इसलिए उसने कह दिया इसकी न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि स्टैंडर्ड पॉइंट उसने 13.7 लेने की जरूरत नहीं है, जो उसने दिया है वही ले लो, आएगा ही वही। वो किलो कैलोरी में था ऊपर वाला 13.7 और ये किलो जूल में दिया है, तो इतना दिया उसने, तो डेल्टा H ये आ गया हमारे पास जो स्टैंडर्ड स्टेट वाला है -55.9 किलो। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इससे आगे क्वेश्चन पूछ रहा है जो तुम सोच रहे थे कि मैंने गलती से लिख दिया या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि ये सर ने क्यों लिख दिया, तो यही तो क्वेश्चन है बेटा हमारा। क्या क्वेश्चन है देखो हमारा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ किसका निकालना है? HCN का निकालना है। HCN कैसा है बेटा? देखो वीक एसिड। वीक एसिड आ गया। अब अगर वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन है तो क्या फार्मूला लगाओगे? मैंने बोला था न्यूट्रलाइजेशन निकालने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन देखो अब बनाओ, HCl की बजाय HCN का बनाओ, HCN तो H पॉजिटिव CN नेगेटिव प्लस बेस से न्यूट्रल करोगे NaOH, रिएक्शन क्या लिखोगे NaCN प्लस H2O, 1 वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है प्लस आपकी कोई भी एनर्जी X निकल रही है, ये मुझे निकालनी है। ये निकालनी है तो ये तो वीक का केस आ गया ना बेटा, तो वीक के केस के लिए तो ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, ऊपर जो मैंने बताया। अगर कोई भी वीक आ जाता है तो ये इक्वेशन यूज करोगे। इस इक्वेशन में वीक के लिए क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू -13.7 ना लिख के अब कितना लिखूंगा बेटा मैं? कुछ नहीं दिया होता तो 13.7 लिखा। यस, अब लिखेंगे हम 55.9 किलो जूल, वो किलो कैलोरी था, ये किलो जूल। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, अब क्या लिखेंगे हम? इसी फार्मूले को ऐसे लिख देंगे बेटा। तो वीक वाले के लिए कैसे लिखोगे, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी जो भी वीक एसिड है उसके लिए माइनस, मतलब एनर्जी निकलेगी कितनी 55.9 इनटू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिख देना, किलो कैलोरी नहीं है अब किलो जूल है, प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन। जो वीक है HCN वीक एसिड है, तो वीक एसिड को आयोनाइज करने में आपकी कुछ एनर्जी लगेगी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN की न्यूट्रलाइजेशन हीट दे दी उसने, कितनी दी हुई है देखो -12.1 या लिख दो न्यूट्रलाइजेशन -12.1 किलो जूल पर मोल में इजिकल टू ये एनर्जी कितनी है, वाटर मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं देखो 1 है, तो ये भी देखो 55.9 किलो जूल प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन, कुछ भी बोल सकते हो, आयोनाइजेशन भी बोल देते हैं इसको, डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, आयन बनाओ या डिसोसिएट करो, बात तो एक ही है, डिसोसिएशन। तो उसने क्या वर्ड लिखा है, हमें क्या निकालनी है बेटा, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, मतलब ये निकालना है आपको। सर आपने 55.9 के आगे माइनस नहीं लगाया? लगाओ बेटा, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा आंसर, -55.9। अब डेल्टा H डिसोसिएशन निकालो, कैलकुलेट करो उसको, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सर 43.8 आएगा। डेल्टा H आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कुछ भी लिखो, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो लिख दो, इजिकल टू ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा 55.9, वो माइनस में रहेगा 12.1 किलो जूल। शॉर्ट आउट करो बेटा इसको, 9 में 1 चला गया तो 8, इधर कितना आ रहा है 0.343, ठीक है, यस सर। किलो जूल ये आ गया आयनाइजेशन। तो आपको अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्डाइज नहीं दिया हुआ है, तो 13.7 किलो कैलोरी या उसको जूल में कन्वर्ट करके जो भी लेना चाहते हो ले लो आप, 57 के आसपास आएगा। दे रखा है तो वही वाली वैल्यू यूज कर लो जो दे रखी है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली। और वीक वाले केस में क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की जो भी वैल्यू आए
जो वैल्यू गिवन हो या नहीं गिवन हो वो देख लेना आपने, जो भी वैल्यू आए उसको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो एनर्जी डिसोशिएट करने में वीक को लगेगी वो लिखनी है। ओवरऑल आपको न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड वीक बेस में दे रखा होगा, मतलब ये फार्मूला आपने यूज कर। क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब समझ गए बेटा HCN क्यों लिखा था मैंने? आप जो HCN पूछ रहे थे, अब HCN क्लियर हो गया? हाँ बेटा, क्या पूछना चाहते थे, पूछो। सर यहाँ पे इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। अब वो आप क्वेश्चन में आयन होना या डिसोसिएट होना, आयनाइजेशन भी एक डिसोसिएशन ही है ना, ब्रेक कर रहे हो ना। आयोनाइजेशन एनर्जी तो उसे कहते थे ना, गैसियस एटम का इलेक्ट्रॉन वो निकाल। बेटा वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम था। अब एटम से तो दूर चले गए ना, अब तो आप पहुंच गए कंपाउंड्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स में, हर जगह चीजें के मायने बदलते चले जाएंगे ना बेटा। तो यहाँ पर आप क्या है, जैसे HCN को तोड़ रहे हो तो H पॉजिटिव और CN नेगेटिव बना, तो ये भी तो आयनाइजेशन ही है। आयन ही Yes, तो बना रहे हो आप H पॉजिटिव, या डिसोसिएट भी तो कर रहे हो। आप कह सकते हो तोड़ रहे हो, तोड़ने को इंग्लिश में डिसोसिएशन बोलते हैं, तो डिसोसिएशन भी बोल सकते हो। वो चीज अलग थी, वो पीरियोडिक टेबल तक लिमिटेड रखनी है उसको, यहाँ यूज नहीं करना उसको। यहाँ अलग मतलब है, वहां अलग मतलब है। ठीक है? yes. ऐसा ही सेम एक प्रॉब्लम मैं देता हूं आपको, आप लोग करो, एक जरा करके दिखाओ एक। सपोज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ध्यान रखना, ऑक्जेलिक कार्बन वाला ऑक्जेलिक एसिड, H2C2O4 फार्मूला होता है ऑक्जेलिक एसिड। इसको ऐसे भी लिखते हो, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला ऐसे भी होता है COOH, ये वाले H निकालता है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज -26 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। कैलकुलेट द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मतलब जो मेरे पास ये H2C2O4 है, इसमें H पॉजिटिव अलग करने वाली एनर्जी, ये निकाल करो जरा, गलत सही एक बार ट्राई मारो, क्या एनर्जी निकलती है? सर 1.4। 1.4 आया है, ठीक है, ठीक लग रहा है मुझे। अभी कैलकुलेट करके और चेक कर लेंगे। देखो सबसे पहला ध्यान आपका जाना चाहिए कि न्यूट्रल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जिस एसिड की है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है बेटा? कार्बन वाला है, कार्बन वाला है, तो सबसे पहला दिमाग ये वीक है। जाना चाहिए कि ये वीक है, वीक एसिड। अगर वीक एसिड है तो उसका न्यूट्रलाइजेशन करेंगे हम, तो न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो वीक एसिड ये रहा COOH। सपोज हम इसका न्यूट्रलाइजेशन किसी भी बेस से करते हैं, NaOH से करते हैं, तो ये H जो होगा COH, ये भी H निकालेगा, ये भी H निकालेगा। एसिड, एक मोलिक्यूल एसिड का 2 H दे रहा है, तो 2 OH चाहिए होंगे, तो ये साल्ट जो बन जाएगा COO Na इधर Na इधर, और एसिड ने 2 H दिए तो HOH2 आ गया। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, ये आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया बेटा। अब ये भी पता है कि वीक एसिड है, तो वीक एसिड के लिए, और वीक एसिड क्या रिएक्शन लिखते हो बेटा? न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी इजिकल टू, अब कुछ नहीं दे रखा है और किलो कैलोरी में, तो कितना ले सकता हूं बेटा मैं?
स्टैंडर्डाइज कितना होता, कितनी माइनस एनर्जी निकलनी चाहिए थी? 26 माइनस माइनस 13.7 7 इंटू 2 किलो कैलोरी into इंटू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और वीक है तो डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, डेल्टा एच डिसोसिएशन। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में हमें दे दिया था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है -26, यहां लगा दो -26 इजिकल टू -13.7 किलो कैलोरी, और वाटर मॉलिक्यूल देखो 2 बन रहे हैं, इंटू 2 प्लस डेल्टा एच डिसोसिएशन, ये निकालना है आप, सोल्व कर लो। 13.7 का डबल कितना हो जाता है? 27.4 minus 27.4 -27.4, ये हो गया -27.4। ये और इधर जाओगे तो आप निकालो डेल्टा एच डिसोसिएशन, डेल्टा एच डिसोसिएशन इजिकल टू कितना लिखूं, +27.4 वो -26, तो कितना आ गया देखो बेटा, प्लस का 1.4 किलो। तो जैसा यूनिट दिया हो, कैलोरी दिया है तो कैलोरी में सोल्व करो, जूल दे रखा है जूल में सोल्व करो। सर यहाँ पे बट ये वाटर कैसे आया वो समझ नहीं आया बेटा, ऑक्जेलिक एसिड का कितने एच देगा ऑक्जेलिक एसिड वाटर बनाने के लिए, दिखाई दे रहा है कुछ? 2, तो 2H देगा, तो OH भी तो 2 चाहिए, तो वाटर 2 ही तो बनेंगे, एक H और इसका एक OH, एक H इसका एक OH और इसका, तो वाटर कितने मोलिक्यूल बने आपके? 2 बने ना, क्लियर? तो ये भी देखना है, इसलिए रिएक्शन लिखना जरूरी है, पहले रिएक्शन लिखोगे उससे आपको वाटर मोलिक्यूल पता लगेंगे। एक ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बना था तो एक लिया था, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन इसमें कंपैरिजन करो, ऊपर वाला ये क्वेश्चन था आपका, इसमें देखो वाटर कितना बना था, क्योंकि आपने HCN से रिएक्शन करवाया था, यहाँ पर वीक एसिड HCN था, ऊपर वाले क्वेश्चन में HCN में एक H था, तो एक H एक OH के साथ मिलके एक वाटर बना रहा था यहाँ। तो रिएक्शन लिखना जरूरी है, रिएक्शन से आपको क्या पता लगेगा, रिएक्शन से आपको बेटा ये पता लगेगा जो फार्मूले में वाटर के मोलिक्यूल रखने हैं वो कितने रखने हैं, कितने से मल्टीप्लाई करना, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर देखो केस नंबर 3 या नोट नंबर 3, मैंने क्या बताया बेटा आपको, पहला केस क्या बताया था, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो और पर मोल वाटर बन रहा हो तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी न्यूट्रलाइजेशन का रिलीज होगा। उस न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी कितनी कही आपने, माइनस मतलब निकलना, और कितना 13.7 किलो कैलोरी। फिर मैंने दूसरा केस बताया, अगर कोई वीक आ जाए, अगर कोई भी वीक एसिड या वीक बेस आ जाए तो फिर पर मोल वाटर फॉर्मेशन पे 13.7 एनर्जी नहीं निकलेगी, उससे कम निकलेगी। क्यों कम निकलेगी बेटा, क्या रीजन बताया था उसमें, कि कुछ अमाउंट जो है हमारा उल्टा आयोनाइज करने में लग आयनाइजेशन जाएगा, एनर्जी में आयोनाइजेशन एनर्जी या डिसोसिएशन एनर्जी में यूज हो जाएगा। तो कुछ यूज हो गया तो जितनी निकलनी चाहिए थी उतनी नहीं निकली, मतलब 13.7 से कम निकली। बट एक केस और है, नोट नंबर 3, इफ वीक एसिड इज HF, स्पेशली यही वाला है H, हाइड्रोजन फ्लोराइड अगर वीक एसिड है, इफ वीक एसिड इज HF then heat of neutralization is more than, लेस की बजाय और ज्यादा हो जाएगी, मोर देन, इवन वीक है देखो तब भी, मोर देन 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, पर इक्विवेलेंट मतलब वाटर के पर मोल पर 13.7 से ज्यादा निकलेगा। इस बार ज्यादा क्यों निकली, बिकॉज some extra amount of heat released in hydration of fluoride ion, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी।
हाइड्रेशन एंथैल्पी। कहता है अगर HF आ जाए तो HF के केस में फिर एनर्जी कम होनी चाहिए थी, वीक एसिड है तो 13.7 से कम होना चाहिए था। तो हुआ क्या कि जब HF को का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं हम, तो HF के साथ NaOH सपोज रिएक्ट करता है, ये भी हमारे पास वीक एसिड है, रिएक्ट करता है तो बन जाएगा, देखो बेटा NaF प्लस HOH। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक काम और हो जाता है, ये जो NaF होता है, NaF फर्दर फिर ब्रेक हो जाता है, यहां भी एनर्जी, एक एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है Na पॉजिटिव एक्वस में और फ्लोराइड एक्वस में। जो फ्लोराइड एक्वस है इसके चारों तरफ वाटर आ जाता है, वाटर अटैच हो जाता है इससे, ऐसे चारों तरफ बना सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो। तो वाटर ऐड होने से एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी का और रिलीज होता है। तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन अगर वीक था तो क्या फार्मूला पढ़ा था अभी, देखो आपने, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू, अगर किलो कैलोरी में कहें तो माइनस कितनी निकलेगी, -13.7 किलो कैलोरी कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या वाटर मॉलिक्यूल लगा दो इनटू, लेकिन कुछ एनर्जी लग जाएगी आपकी, अभी पढ़ा था आपने, प्लस लगने वाली एनर्जी को क्या नाम दिया था आपने, डेल्टा एच, आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। फिर कुछ और निकलेगी अभी, जो ये निकल रही है वाटर फ्लोराइड का, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। डेल्टा एच माइनस का मतलब निकलेगी हाइड्रेशन, किसका हाइड्रेशन, F नेगेटिव। तो ये एनर्जी निकलेगी, और ये प्रैक्टिकल करके पता लगा कि जितनी डिसोसिएशन में लगी, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें, एयर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो डेल्टा एच डिसोसिएशन से ज्यादा डेल्टा एच हाइड्रेशन है। तब ओवरऑल क्या हुआ, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, जितनी आपकी लगी वो कहां से मिल गई आपको, हाइड्रेशन से, इवन बच भी गई हाइड्रेशन में, क्योंकि हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी क्या आएगी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं HF के लिए, तो ये ग्रेटर देन 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, मैग्नीट्यूड की बात करो। सर ये समझ नहीं आया सर, जो F के पास वाटर ऐड हो जाते हैं फिर क्या हुआ, समझ नहीं आया। वाटर जब फ्लोरीन के साथ ऐड होगा तो उससे फिर एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी निकाली है। वाटर ऐड होने पर जो एनर्जी निकलती है किसी चीज को, वाटर को हाइड्रेशन बोलते हैं, तो उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। तो एनर्जी फर्दर फिर निकलती है, मतलब NaF में फिर फर्दर रिएक्शन होती है। जो फ्लोराइड आयन होता है वो फ्लोराइड आयन वाटर के साथ अटैच हो जाता है, वाटर उसको घेर लेता है चारों तरफ से। जब स्पीसीज में वाटर किसी के साथ चारों तरफ से घेरेगा, वाटर सपोज आ गया इधर, इधर वाटर आ गया चारों तरफ, तो वाटर के इसको अटैच होने पर, जब भी किसी में अटैच होता है तो अटैच होने से एनर्जी रिलीज होती है, तो फिर एनर्जी रिलीज होगी वाटर के अटैच होने से। तो वाटर के अटैच होने से जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को क्या नाम देंगे हम, क्योंकि वाटर को हाइड्रेट बोलते हैं केमिस्ट्री में, इसलिए इस एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोलोगे आप, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आपसे कोई ये पूछ भी सकता है कि व्हाट इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो क्या नाम दोगे बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या डिफाइन करोगे, कैसे। When water is attached with species, then energy is released. That energy is known as hydration enthalpy. और ये फ्लोराइड जो बहुत छोटा आयन होता है, तो फ्लोराइड की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब नेगेटिव चार्ज, इसमें छोटे से में नेगेटिव चार्ज होता है, तो वाटर बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होता है उसकी साइड, वाटर का H पॉजिटिव जो होता है जल्दी अट्रैक्ट होता है, तो एनर्जी निकलती है। तो फ्लोराइड की हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, वो जो वाटर ऐड होने से एनर्जी निकलेगी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलेगी। मान लो यहाँ पर लगी आपकी 5 और निकल गई 7 हाइड्रेशन की फॉर्म में, तो आपको तो फायदा ही हुआ ना, माइनस की फॉर्म में। तो ये 13.7 से तो ज्यादा निकल आएगी नहीं, तो 13.7 से ज्यादा, तो ऐसा केस हमारे पास एक ही है। और वो केस किसका है, कौन से वाला केस है ऐसा, वो याद रखना है बेटा, HF वाला केस है। तो देखो टोटल मैंने 3 केस बताया आपको। पहला केस क्या बताया था, रिमाइंड करो, पहला नोट, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो फिर न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट होती है। जब, बिल्कुल सही बेटा, पहला केस आपने ऐसे ही याद करना है कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सिर्फ दिए हुए,
तो वाटर का पर मोल बनने पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 13.7 किलो कैलोरी। दूसरा केस बताया, दूसरा अगर कोई भी वीक आ जाए, चाहे एसिड आ जाए चाहे बेस आ जाए चाहे दोनों वीक आ जाए, तब जो कैलकुलेशन करोगे उसमें कहां तक फार्मूला यूज करोगे आप? उसमें मतलब एक एनर्जी जोड़ दोगे आप। कौन सी वाली एनर्जी ऐड कर दोगे? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन या डिसोसिएशन एनर्जी ऐड कर दोगे। तो उन केसेस में आपकी जो एनर्जी न्यूमेरिकल भी किए थे दो आपने ऊपर, एनर्जी 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से कम आई। पर मोल वाटर के लिए 13.7 नहीं आएगी, उससे कम निकलेगी क्योंकि कुछ अमाउंट लग गया। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें इवन वीक एसिड है, तब भी एनर्जी 13.7 से ज्यादा निकलेगी। तो रीजन क्या दोगे, क्यों ज्यादा निकलेगी? वो वन वर्ड क्योंकि में आंसर, हाइड्रेशन एंथैल्पी ओवरकम कर देगी आयनाइजेशन। आयनाइजेशन को। और आप रीजन क्या लिखोगे अगर लिखा हुआ आ जाए थियोरेटिकल क्वेश्चन कि हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड आयन, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कौन से आयन का? ये फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन। ये सिर्फ आपको इस केस में मिलेगा HF में। तो आपके पास टोटल केस हुए 3। सर HF के साथ जो बेस रिएक्ट कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग या वीक कोई भी हो सकता है ना? कोई भी, हाँ वो कोई भी हो सकता है। हम HF की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी तो क्लोराइड आयन की है। ठीक है बेटा? हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हैं? हो गया सर। हो गया, ठीक है। सर हम्म सर जो ऑक्सैलिक एसिड वाला क्वेश्चन था हम्म उसमें सर हमने बेस NaOH क्यों लिया है? कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई सा फिर भी बेस सर ले लो। बैलेंस में अलग नहीं हो जाएगा? हमें तो बैलेंस कैसा भी हो, हमें तो वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल काउंट करने हैं ना। यस सर। वो वहां से देख के बना देंगे, कुछ भी देगा साथ में तो सर जो बेस है वो गिवन होगा क्वेश्चन में ना? हाँ वो गिवन होगा आपका। और आपका बेस गिवन हो ना हो, आपको एसिड या बेस एक गिवन हो, दूसरा अपने आप लेके कर सकते हो आप, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर सर जैसे मॉलिक्यूल जब क्वेश्चन बैलेंस करेंगे, अगर हमने सपोज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया AlOH होल थ्राइस, तो फिर जब हम बैलेंस करेंगे तो फिर वाटर के 6 मोल आएंगे रिएक्शन में। तो अगर उसने उसने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया तो हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेके सोल्व कर देंगे। अभी तो हम एसिड लेके सोल्व कर रहे हैं ना, कुछ तो देगा ना वो। आपको दोनों में से कोई एक देगा। जैसे आप कह रहे हो सर मैंने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ले लो आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये लो स्ट्राइक। ऑक्सैलिक एसिड के साथ? ऑक्सैलिक एसिड का ले लो, COOH। बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी ना अब हाँ। आपको। बैलेंसिंग करोगे आप इन दोनों की, तो बैलेंसिंग करोगे तो एक Al कितने देगा? 3OH देगा। तो आप एक काम करो, अब ये 2 देगा तो इसका 2 इधर लगाओ, इसका 3 इधर लगाओ। अब H कितने दे देगा टोटल? ये 3, ये 3, ये 6H पॉजिटिव हो गए। 6 और OH कितने हो गए टोटल? देखो 6OH 6 नेगेटिव हो गए, तो वाटर कितने बन गए? हाँ 6। 6 हो गए ना, तो 6 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो वो तो गिवन होगा आपके पास। ओके सर। बट ये प्रैक्टिकल जो होता है वो ऑक्सैलिक एसिड का NaOH के साथ ही होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है। इसलिए अगर आपको ये दे तभी यूज करना, अदरवाइज क्या लेके सोल्व करना? आप NaOH। NaOH लेके सोल्व करना। समझ गए? यस सर। ठीक है बेटा, नाउ आई एम लिविंग। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस और वीक